हेलो प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है गैस क्रोमैटोग्राफी और इस वीडियो में हम इन कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे विच कम्स अंडर गैस क्रोमैटोग्राफी। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। गैस क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? गैस क्रोमैटोग्राफी को पढ़ने से पहले मैं ये मान के चल रही हूँ कि अभी जो मैंने क्रोमैटोग्राफी पर वीडियोस अपलोड की हुई हैं आपने वो देख ली है और आपको पता है क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, किस लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्रोमैटोग्राफी का ही एक टाइप है गैस क्रोमैटोग्राफी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्रोमैटोग्राफी में हम क्या करते हैं? क्रोमैटोग्राफी में हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, है ना। एक सैंपल होता है हमारे पास जिसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हम उन्हें अलग अलग करते हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कंपोनेंट कौन सा है। ये सब चीज़ें हम करते हैं किस टेक्निक के अंदर? क्रोमैटोग्राफी टेक्निक के अंदर। ठीक है, गैस क्रोमैटोग्राफी में क्या करते हैं? गैस क्रोमैटोग्राफी जो है वो दूसरी फॉर्म्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी से अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि इस क्रोमैटोग्राफी के अंदर जो मोबाइल फेज होता है वो गैस होता है और जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम वेपर से सेपरेट करते हैं। जो मोबाइल फेज़ होता है इस क्रोमैटोग्राफी के अंदर वो गैस फेज़ होता है, वो गैशियस फॉर्म में होता है और कंपोनेंट्स जो हैं वो वेपर्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। तो अगर हमें कोई भी गैशियस कंपोनेंट सेपरेट करना होता है ना तो हम गैस क्रोमैटोग्राफी का यूज़ करते हैं। इट इज़ दस यूज्ड टू सेपरेट एंड डिटेक्ट स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स इन द गैस फेज़। जो भी कम मॉलिक्यूलर वेट के छोटे से कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट इतना नहीं होता ना, और जो गैस फेज में होते हैं, गैशियस फॉर्म में होते हैं, उन्हें सेपरेट करने के लिए ना हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसे हम गैस क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। द सैम्पल इज़ ईदर अ गैस और अ लिक्विड दैट इज़ वेपराइज्ड इन द इंजेक्शन पोर्ट। जो इस टेक्निक के अंदर हम जो सैंपल लेते हैं, सैंपल यानी कि वो मिक्सचर जिसे हम सेपरेट करना चाहते हैं, जिसमें हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो सैंपल जो है ना वो या तो एक गैस फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है। दो ही फेजेस हो सकते हैं, सॉलिड को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो सैंपल होता है ना वो या तो गैशियस होता है या फिर लिक्विड होता है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना हम तो उसको पहले वेपराइज कर लेते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर कर तो वेपराइजेशन ही रहे हैं ना। हमें जो रिजल्ट्स चाहिए, जो हम कंपोनेंट सेपरेट करें वो वेपर्स फॉर्म में ही कर रहे हैं ना, तो पहले हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं गैशियस फॉर्म के अंदर। कैसे करते हैं? हम इसको हाई टेम्परेचर पर लिक्विड को हम रखते हैं, हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं तो वो भाप बन जाता है ना, उसी तरह जो लिक्विड होता है हम उसे हीट करते हैं तो वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स बन जाते हैं उसके, और फिर हम उन वेपर्स को यूज़ कर लेते हैं सेपरेशन के लिए। ठीक है, मोबाइल फेज जो होता है गैस क्रोमैटोग्राफी के लिए वो एक कैरियर गैस होती है जो कि जनरली हम हीलियम यूज़ करते हैं। मोबाइल फेज हमने इतना तो पढ़ा ही था ना कि गैस होती है, तो गैस जो होती है ना वो गैशियस फेज जो होता है उसमें भी हम सभी गैसेज नहीं यूज़ कर सकते, कुछ पर्टिकुलर गैसेज ही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल फेज जो है, मोबाइल फेज फॉर गैस क्रोमैटोग्राफी इज़ अ कैरियर गैस टिपिकली हीलियम बिकॉज ऑफ इट्स लो मॉलिक्यूलर वेट एंड बीइंग केमिकली इनर्ट। तो मोबाइल फेज की फॉर्म में हम जनरली हीलियम गैस को यूज़ करते हैं। हीलियम को ही हम क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है ना, सबसे पहले ही आती है पीरियोडिक टेबल, आपने पढ़ी होगी। तो हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, और दूसरा ये जो गैस होती है ना ये केमिकल इनर्ट होती है। इनर्ट का क्या मतलब होता है कि ये जल्दी से किसी और दूसरी गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, ये अपने आप में स्टेबल है, ये रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए हम हीलियम को जनरली यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गैस क्रोमैटोग्राफी जब भी करें हम सिर्फ हीलियम को ही यूज़ करेंगे, और भी गैसेज होती हैं, लेकिन टिपिकली हम हीलियम को यूज़ करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है गैस क्रोमैटोग्राफी में, मोबाइल फेज में हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं। ठीक है, द प्रेशर इज़ अप्लाइड एंड द मोबाइल फेज मूव्स द एनालाइट थ्रू द कॉलम। अब हम क्या करते हैं? हमने मोबाइल फेज के अंदर हमने गैस ले लिया है, हमने सैंपल ले लिया है पेपर्स फॉर्म में, तो अब हम क्या करते हैं? हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे कि जो मोबाइल फेज होता है वो एनालाइट को लेकर मूव करता है थ्रू द कॉलम। एनालाइट क्या है? एनालाइट है हमारा सैंपल जिसे हम सेपरेट करना चाहते हैं। तो मोबाइल फेज जो है उस सैंपल को लेकर मूव करता है एक कॉलम के थ्रू, जिस कॉलम को हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं। ठीक है, मोबाइल फेज जो है सैंपल को लेकर इस स्टेशनरी फेज के थ्रू मूव करता है। द सेपरेशन इज अकम्प्लिश्ड यूजिंग अ कॉलम कोटेड विद अ स्टेशनरी फेज। और ये वाला जो कॉलम होता है जिसके थ्रू मोबाइल फेज मूव कर रहा है सैंपल को लेके, ये वाला जो स्टेशनरी फेज होता है ये एक लिक्विड से कोटेड होता है जो कि जनरली नॉन वॉलेटाइल लिक्विड होता है। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा है, अभी इसके बाद मैं आपको डायग्राम बताऊंगी ना, डायग्राम से सब कुछ बहुत ही क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट इसका डायग्राम। ये है गैस क्रोमैटोग्राफी का डायग्राम, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आपको कहीं पर भी गैस क्रोमैटोग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना ही करना है। ये डायग्राम बहुत ही ईजी है ड्रॉ करना, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप इस डायग्राम को ड्रॉ करोगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आपसे पूछ ली जाती हैं चीज़ें, तो अगर आपको ये डायग्राम याद है ना तो आप इजीली उनका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, इसे बिल्कुल स्टार मार्क कर लेना जहाँ पर भी आप ड्रॉ कर रहे हो। हर एक क्रोमैटोग्राफी का, बल्कि हर एक क्रोमैटोग्राफी का अगर आपको डायग्राम पता है ना तो आप उसका जो प्रिंसिपल है, उसकी जो वर्किंग है वो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी अगर आपको उसका डायग्राम पता है। ठीक है, तो गैस क्रोमैटोग्राफी का डायग्राम है ये। सबसे पहले हमारे पास है एक कैरियर गैस जो कि है हमारा मोबाइल फेज। कैरियर गैस है, मोबाइल फेज है।
ये क्या करेगी, ये सैंपल को मूव कराएगी थ्रू द कॉलम, ठीक है। ऊपर हमने लगाया है एक गैस फ्लो रेगुलेटर, जिससे कि हम प्रेशर जनरेट करेंगे कि ज़्यादा गैस ना जाए, कम ना जाए, बिल्कुल एक कॉन्स्टेंटली गैस मूव करे, ठीक है, कैरियर गैस मूव करे। इसके बाद हमने सैंपल इंजेक्ट किया है, इंजेक्शन पोर्ट से हमने सैंपल को क्या किया है, इंजेक्ट कर दिया है। सैंपल इंजेक्ट कर दिया हमने, यहाँ से सैंपल आ गया है, यहाँ से मोबाइल फेज़ आ गया, दोनों मिक्स हो जाएंगे और इस कॉलम के अंदर मूव करेंगे। ये कॉलम क्या है, ये है हमारा स्टेशनरी फेज़। ये कॉलम क्या है, ये है हमारा स्टेशनरी फेज़। और ये कॉलम जो है ये कोटेड होता है एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड से, कुछ मटेरियल से ये इसको हम कोट कर देते हैं। और वो जो मटेरियल हम लेते हैं ना, वो जो केमिकल हम लेते हैं वो ऐसा होता है जो कि सैंपल के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब कि सैंपल की और केमिकल की इंटरेक्शंस हों, ऐसा केमिकल हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो कॉलम को हमने कोट कर, स्टेशनरी फेस को हमने कोट कर दिया है एक मटेरियल से। उसके बाद कॉलम के बाद लगा होता है डिटेक्टर। डिटेक्टर का क्या काम है, डिटेक्ट करना काम है इसका। ये क्या करेगा, जो भी इसके अंदर से सैंपल्स के जो कंपोनेंट्स अलग अलग होके आएंगे ना, उन कंपोनेंट्स को ये डिटेक्ट करेगा। और डिटेक्टर के बाद लगा है एक कंप्यूटर और पीसी, जहाँ से हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसका क्या चक्कर होता है स्टेशनरी फेज़ का। स्टेशनरी फेज़ का क्या होता है, अब देखो मोबाइल फेज़ जो है उसमें तो हम टिपिकली एक इनर्ट गैस ले रहे हैं जो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती है। तो क्या करेंगे, सैंपल के कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करेंगे। अब सैंपल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो कि इस स्टेशनरी फेज़ वाले के इस स्टेशनरी फेज़ के अंदर जो हमने कोटिंग किया ना, उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे सैंपल के अंदर जो कि स्टेशनरी फेज़ के साथ कम इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जो सैंपल के कंपोनेंट्स इस स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, अब ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो जो इसके अंदर लिक्विड कोटेड है उसके साथ इंटरेक्ट करने में बिजी रहेंगे और इधर चिपक जाएंगे इसके सरफेस के साथ और आराम आराम से मूव करेंगे। और कुछ ऐसे भी सैंपल के कंपोनेंट्स होंगे जिनको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है उनको स्टेशनरी फेस के साथ, और वो फटाफट से मूव कर लेंगे, है ना। अब अगर वो फटाफट से मूव करेंगे तो डिटेक्टर उनको पहले डिटेक्ट करेगा तो उनका जो रिटेंशन फैक्टर होगा वो भी कम होगा, है ना। और अब जो कंपोनेंट्स इसके साथ आराम आराम से मूव कर रहे हैं, इंटरेक्ट करते करते मूव कर रहे हैं, वो स्लोली मूव करेंगे, बाद में इल्यूट होंगे, बाद में बाहर निकलेंगे, है ना। तो बाद में बाहर निकलेंगे तो बाद में डिटेक्ट होंगे तो उनका रिटेंशन टाइम भी ज़्यादा होगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया ना अंदर, तो उनका रिटेंशन टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है गैस क्रोमैटोग्राफी का। इस तरह से ये पार्टिकल्स जो है ये मूव करते हैं थ्रू द स्टेशनरी फेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फेज। अब इसमें भी क्या होता है, अब काफ़ी सैंपल के काफ़ी सारे पार्टिकल्स जो है ना वो हम कह रहे हैं डिटेक्ट बाहर इल्यूट आउट हो चुके हैं और डिटेक्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स जो है ना इसमें अभी भी चिपके हुए हैं, हमें वो भी जानना है कि कौन कौन से कंपोनेंट। अब इसीलिए हम दोबारा से कैरियर गैस को इसके अंदर मूव करने देते हैं, ताकि जो भी कंपोनेंट्स इसके अंदर बचे हुए हैं ना, अब ये गैस उनके साथ इंटरेक्ट करे और उन कंपोनेंट्स को भी मूव कराए, ताकि डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर सके और हम जान सके कि इनके इस सैंपल के कंपोनेंट कौन से हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है गैस क्रोमैटोग्राफी का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इस अब देख लेते हैं हम इसका प्रिंसिपल वर्किंग एप्लीकेशंस की, इसके अब ये काम कैसे करता है, हमने लिखना क्या है पेपर के अंदर वो चीज़, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया कि गैस क्रोमैटोग्राफी में होता क्या है, अब हमें देखना है कि हमने लिखना क्या है, ठीक है। सो प्रिंसिपल क्या है इसका, द इक्विलिब्रियम फॉर गैस क्रोमैटोग्राफी इज पार्टीशनिंग एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल विल पार्टीशन बिटवीन द टू फेजेस, द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। जो गैस क्रोमैटोग्राफी के लिए हम बेसिकली जो प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं ना वो होता है पार्टीशनिंग का, यानी कि हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, हम उनको पार्टीशन कर रहे हैं, उन कंपोनेंट्स को अलग अलग कर रहे हैं। किस में अलग कर रहे हैं, कैसे अलग कर रहे हैं, दो फेजेस के बीच में अलग कर रहे हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। ये भी मैंने बताया ना आपको, मोबाइल फेज में जिसमें हमने एज ए कैरियर गैस यूज़ की थी, और स्टेशनरी फेज जिसमें हमने कॉलम को कोट किया था किसी भी लिक्विड के साथ, ठीक है। तो दो फेजेस के बीच में हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। द कंपाउंड्स दैट हैव अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर द स्टेशनरी फेज स्पेंड मोर टाइम इन द कॉलम एंड दस इल्यूट लेटर एंड हैव अ लॉन्गर रिटेंशन टाइम देन द सैंपल्स दैट हैव अ हायर एफिनिटी फॉर मोबाइल फेज। यही बात मैंने अभी आपको समझाई थी कि जो कंपोनेंट्स है जिनकी ज़्यादा एफिनिटी है स्टेशनरी फेज के साथ, सैंपल के वो कंपोनेंट्स जिनकी ज़्यादा एफिनिटी है स्टेशनरी फेज के साथ, यानी कि इनका जितना ज़्यादा प्रेम प्यार है स्टेशनरी फेज के साथ, ये ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, ज़्यादा इंटरेक्शन शो करें स्टेशनरी फेज के साथ। और अगर ये ज़्यादा इंटरेक्शन शो करेंगे स्टेशनरी फेज के साथ ये, तो ये ज़्यादा देर रहेंगे कॉलम के अंदर, ज़्यादा देर रहेंगे कॉलम के अंदर, तो ये बाद में इल्यूट होंगे, बाद में बाहर निकलेंगे, बाद में डिटेक्ट होंगे, और इसीलिए इनका रिटेंशन फैक्टर भी ज़्यादा होगा देन द कंपोनेंट्स विच हैव लेसर एफिनिटी फॉर स्टेशनरी फेज। अब जिन कंपोनेंट्स का कोई एफिनिटी नहीं है स्टेशनरी फेज के साथ, वो जल्दी मूव कर लेंगे कॉलम के थ्रू, है ना। तो जिन कंपोनेंट्स की ज़्यादा एफिनिटी होगी स्टेशनरी फेज के साथ वो स्लोली मूव करेंगे, और जिनकी कम एफिनिटी होगी वो जल्दी मूव कर लेंगे। बात एक ही है कि अगर मोबाइल फेज़ के साथ हायर एफिनिटी हो या फिर स्टेशनरी फेज़ के साथ लोअर एफिनिटी हो। हायर एफिनिटी होगी अगर मोबाइल फेज़ के साथ, यानी कि स्टेशनरी फेज़ के साथ वो मूव इंटरेक्ट नहीं करेंगे और मोबाइल फेज़ के साथ चिपक के फटाफट से मूव कर लेंगे कॉलम के बाहर। तो यही बात होती है, ठीक है, यही सेम चीज़ है।
Affinity for the stationary phase is driven mainly by intermolecular interactions and the polarity of the stationary phase can be chosen to maximize interactions and thus the separation. जो stationary phase के साथ affinity है ना हमारे components की, वो किस लिए है कि जो components है ना उनके बीच में intermolecular interactions हो रही हैं जब वो stationary phase से गुजर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो intermolecular interactions होते हैं ना इनको हम regulate कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम जो भी component हम ले रहे हैं ना हम उसके according stationary phase की polarity कर देंगे, ठीक है। अगर उसकी polarity जो है वो कंपेयर कर सकते हैं हम एज अ सैम्पल से, अगर सैम्पल और स्टेशनरी फेस की पोलैरिटी दोनों की सेम है, ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगी, इस तरह से हम जो है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जो सैम्पल हमारे पास है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं टू द स्टेशनरी फेस। तो उसके हिसाब से कि हम स्टेशनरी फेस के अंदर लिक्विड ले लेंगे, तो हम ऐसा लिक्विड ले लेंगे जो कि ज़्यादा इंटरेक्शंस शो करता है सैम्पल के साथ, ठीक है ना। तो ज़्यादा इंटरेक्शंस शो करता है, इसकी वजह से ज़्यादा सेपरेशन होगी, ज़्यादा कंपोनेंट्स अलग हो पाएंगे, ज़्यादा कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करेंगे स्टेशनरी फेस के साथ, ठीक है। तो स्टेशनरी फेस पर भी डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं सैम्पल के वो किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। The separation is hence accomplished by partitioning the sample between a gas, which is the mobile phase, and a thin layer of non-volatile liquid held on a solid support, which is the stationary phase. तो separation जो है वो किसके बीच में हो रही है, सैम्पल के कंपोनेंट्स जो है वो पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूट किसके बिटवीन हो रहा है, गैस के बिटवीन, विच इज़ अ मोबाइल फेज, और एक स्टेशनरी फेज के बीच में। अ सैम्पल कंटेनिंग द सोल्यूट्स इज इंजेक्टेड इनटू अ हीटेड ब्लॉक वेयर इट इज इमीडिएटली वेपराइज्ड एंड स्वेप्ट एज अ प्लग ऑफ वेपर बाय द कैरियर गैस स्ट्रीम इनटू द कॉमन इनलेट। अब जो सैम्पल है, जिस सैम्पल के अंदर सोल्यूट्स प्रेजेंट है, जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है ना, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उन्हें हम एक हीटेड ब्लॉक के अंदर इंजेक्ट करते हैं जहाँ पर वो इमीडिएटली वेपराइज हो जाते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम हीट करते हैं तो, ठीक है। और फिर ये वेपराइज्ड, ये जो सैम्पल के वेपर्स हैं ये मूव करते हैं कैरियर गैस के थ्रू इनटू द कॉमन इनलेट, जो यानी कि जो कॉलम है उसके अंदर ये मूव करते हैं। The solutes are adsorbed by the stationary phase and then desorbed by a fresh carrier gas। अब जो solutes होते हैं ना, अब जो components हैं उस सैम्पल के वो एडजॉर्ब हो जाते हैं स्टेशनरी फेज के ऊपर, और फिर बाद में जब जैसे जैसे फ्रेश कैरियर गैस आती रहती है वो जो कंपोनेंट्स हैं वो एडजॉर्ब होते रहते हैं, डिजॉर्ब होते रहते हैं, एडजॉर्ब होते रहते हैं, हटते रहते हैं, तो इस तरह से वो लोग मूव करते रहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इज रिपीटेड इन ईच प्लेट एज द सैम्पल इज मूव्ड टुवर्ड्स द आउटलेट। जैसे जैसे सैम्पल बाहर की तरफ मूव करता है ना उसी तरह से ये हम प्रोसेस रिपीट करते हैं फ्रेश कैरियर गैस वाला, ठीक है। ईच सोल्यूट विल ट्रेवल एट इट्स ओन रेट थ्रू द कॉलम। हमने यही बात पढ़ी ना, हर एक सोल्यूट जो है वो अपने रेट पर ट्रैवल करता है कॉलम के थ्रू। कोई ज़्यादा एफिनिटी शो करता है स्टेशनरी फेज के साथ, ज़्यादा एफिनिटी शो करे स्लो मूव करेगा, बाद में इल्यूट होगा, ठीक है। और जो कम एफिनिटी शो कर होगा वो जल्दी इल्यूट हो जाएगा, यानी कि उसका रेट भी जो है ज़्यादा है ऑफ मूविंग थ्रू द कॉलम। तो इस तरह से सोल्यूट जो है उसका अपना एक ट्रैवलिंग का रेट होता है जिसके साथ वो मूव करता है थ्रू द कॉलम। देयर बैंड्स विल सेपरेट इनटू डिस्टिंक्ट जोन्स। अब उनके जो बैंड्स हैं ना वो उसी हिसाब से अलग अलग हो जाएंगे। सोल्यूट्स जो कि पहले इल्यूट होंगे, पहले डिटेक्ट होंगे, उनका जो ग्राफ है वो पहले बनेगा, उनके बैंड्स जो है वो पहले बनेंगे, उनका रिटेंशन टाइम कम होगा। तो और जो सोल्यूट्स जो हैं वो बाद में इल्यूट आउट होंगे, उनको बाद में डिटेक्ट किया जाएगा और बाद में वो डाटा शो होगा, रिटेंशन टाइम उनका उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से ये बैंड्स शो होते हैं और हम उनको डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था आपका गैस क्रोमैटोग्राफी का। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस। तो गैस क्रोमैटोग्राफी एनालिसिस इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द कंटेंट ऑफ केमिकल प्रोडक्ट। अगर हमें किसी भी केमिकल के अंदर देखना है कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर हमें देखना है कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है तो हम गैस क्रोमैटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। एयर बोर्न पॉल्यूटेंट्स को अगर हम एनालाइज करना चाहते हैं, मतलब जो भी हमारी एयर है, जो हमारी हवा है हमारे आसपास, हम देखना चाहते हैं कि उनके उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है या क्या क्या इम्प्योरिटीज़ है उनके अंदर जो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो हम गैस क्रोमैटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स इन एथलीट्स यूरिन सैम्पल्स। अब हम सब जानते हैं कि जो एथलीट्स हैं ना, जो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ड्रग्स का यूज़ करते हैं, तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये चीज़ बैन है ना, तो हम इसे डिटेक्ट करते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्होंने किसी तरह की ड्रग तो नहीं ली है जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाए, एनहांस हो जाए, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हम गैस क्रोमैटोग्राफी का यूज़ करते हैं। ऑयल स्पिल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। इसेंशियल ऑयल्स इन परफ्यूम प्रिपरेशन। परफ्यूम्स की जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना तो हम ऑयल्स को डिटेक्ट करने के लिए भी गैस क्रोमैटोग्राफी का यूज़ करते हैं। और फोरेंसिक साइंस में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है गैस क्रोमैटोग्राफी का, ठीक है। आई होप अब तक आपको सब समझ आ गया होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गैस क्रोमैटोग्राफी। थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।